आईएएस अधिकारी ऑटो रिक्शा में कहीं पर जा रहे होते हैं। वहां पर कुछ पुलिस वाले इस ऑटो रिक्शा को रोक लेते हैं और वहां पर ऑटो रिक्शा वाले से बदतमीजी करने लगते हैं। जब ऑटो रिक्शा वाले से बदतमीजी की जाती है तो जो आईएएस अधिकारी हैं वो बीच में बोल पड़ते हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, क्या तुम्हें हवालात की हवा खानी है? तो जो यहाँ पर कलेक्टर साहब होते हैं वो कह देते हैं कि अरे भाई, तुम हवा खिलाना चाहते हो तो चलिए, हम पुलिस स्टेशन चलने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, एक इतना बड़ा अधिकारी क्यों ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर रहा था, क्या इस कहानी में होता है, और पुलिस वाले क्यों एक इतने बड़े अधिकारी को पहचान नहीं पाए, और वहां पर क्या पुलिस वाले कुछ गलत कर रहे थे, ये सब कुछ आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा और अंत तक देखना होगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ आगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव से, जहां पर संजीव नाम का एक लड़का रहता है। दोस्तों, लड़का अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है और संजीव के जो माँ बाप होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि किसान हैं। संजीव के घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, परिवार अच्छे से चल रहा है और जो संजीव है हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आया करता और गांव में उससे कोई अगर किसी काम के लिए बोल दिया करता तो संजीव कभी भी उस व्यक्ति से काम के लिए मना नहीं करता है। उसका कहना पूरा माना जाता और पूरे काम को कर कराता है। संजीव की इस आदत से पूरे गांव वाले संजीव पर अपना प्यार निछावर किया करते और संजीव सबका फेवरेट होता है पूरे गाँव में। अब संजीव का जो पिता है वो अपने बेटे को देख देख कर बहुत ही मन में खुश रहता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, सभी लोग इस पर कितना प्यार करते हैं। और संजीव पढ़ने लिखने में तो उसके साथ किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था। संजीव अपनी पढ़ाई को करते रहते हैं, ग्रेजुएशन हो जाती है। ग्रेजुएशन होने के बाद संजीव अपने माँ बाप को बिठाते हैं और कहते हैं कि मम्मी पापा, मुझे कलेक्टर बनना है और मुझे पढ़ाई करनी है यूपीएससी की। तो यहाँ पर जो संजीव के माँ बाप होते हैं तो वो भी अपने मन में खुश होते हैं कि जो और बेटे होते हैं उन्हें समझाना पड़ता है कि तू पढ़ेगा, ये करेगा, लेकिन हमारा बेटा कितना समझदार है, पहले से पहले ही हमें बता रहा है कि मम्मी पापा मुझे ये पढ़ाई करनी है। संजीव के जो माँ बाप होते हैं पूरा अपने बेटे का सपोर्ट करते हैं और संजीव अब बाहर कोचिंग लेने के लिए चले जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पहली ही बार में आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। जब संजीव को खुद को पता चलता है कि शायद उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है, वो अपने माँ बाप को इस खुशी को देता है, फोन पर बताता है, तो माँ बाप भी बहुत खुशी होते हैं और अपने बेटे की खुशी में अपने मन में हर्षाते रहते हैं। और संजीव का जो पिता है पूरे गांव में मिठाई बांटता है। जब संजीव का पिता घर घर जाकर मिठाई बांट रहा था तो जिसके कानों में ये खबर पड़ती कि हमारा संजीव आईएएस अधिकारी बन चुका है तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और जो बड़े बूढ़े थे वो संजीव के लिए अपने मुंह से एक ही आशीर्वाद कि भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करना, क्योंकि वो सबका फेवरेट था, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब संजीव जब बन जाते हैं आईएएस अधिकारी तो वहां से संजीव को अब ट्रेनिंग के लिए जाना था और संजीव ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बीच बीच में संजीव अपने माँ बाप से बात किया करते और बहुत ढेर सारी बात अपने माता और पिता से किया करते। और दोस्तों, यहाँ पर संजीव की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है, उन्हें काम करने का मौका मिलता है और वो अपने काम को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से किया करते। कभी भी उनके मन में ऐसा कोई मलाल या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं कोई गलत काम करूं या कोई गलत मैसेज समाज में दूं। दोस्तों, संजीव अपनी नौकरी के प्रति काफ़ी ईमानदार थे। उनका जो सपना था ना, तो वो अपने सपने में कैसे ही कुछ गलत कर सकते हैं, तो वो अपनी नौकरी को करने लगते हैं। अब संजीव को काफ़ी दिन हो जाते हैं नौकरी करते करते, तो यहाँ पर जो संजीव की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, तू तो कभी अब हमारे पास आता भी नहीं है, ऐसा काय बात का कलेक्टर, हमारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता, तू हमारा एक लौता बेटा है, क्या तू हमसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकता? तो वो कहता है कि माँ, मैंने जो सपना देखा था वो सपना मैंने पूरा कर लिया, आप लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? तो यहाँ पर संजीव के जो माँ बाप हैं वो अपने गांव से जुड़े हुए थे। कई बार बेटे के कहने पर भी वो अपने बेटे के पास नहीं रहने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हम तो यहीं पर ठीक है, तू हमसे यहीं पर मिलने के लिए आ जा। अब यहाँ पर संजीव एक प्लान बनाता है कि मैं अपने माँ बाप के पास कई दिन रहकर आऊँगा। तो दोस्तों, संजीव यहाँ पर
छुट्टी ले लेते हैं कलेक्टर साहब और अपने गांव पहुंच जाते हैं। जब संजीव गांव पहुंचते हैं तो वहां पर संजीव का बहुत भव्य स्वागत किया जाता है और पूरे गांव वाले कहते हैं कि बेटा तुमने तो अपनी नौकरी भी स्टार्ट कर दी लेकिन तुम गांव में नहीं आए, तुम ऐसा कैसे बदल सकते हो, हम लोगों को कैसे भूल सकते हो। तो संजीव की भी आंखें भर आती हैं। पूरे गांव को अपने स्वागत में खड़ा देख तो संजीव भी भावुक हो जाते और कहते हैं कि सच में ही गांव के लोग वाकई में ही सबसे अलग हैं। और दोस्तों संजीव अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अपने घर में वहाँ पर अपने माँ बाप से मिलते हैं और तीनों जने बैठकर बहुत ढेर सारी बातें करते हैं और वक्त आगे निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है तो संजीव का पिता कहता है कि बेटा मुझे बाजार से कुछ काम है, क्या तुम वो काम तुम कर सकते हो। तो संजीव नहा धोकर बाजार निकल जाते हैं ऑटो रिक्शा से और वहां पर उस काम को कर देते हैं। अब संजीव जब उस काम को करते हैं कलेक्टर साहब तो वहां पर उन्हें याद आता है कि मेरा एक दोस्त भी यहाँ पर रहता है। तो वो अपना मन बनाते हैं चलो आज उस दोस्त से ही मिला जाए। अब जो कलेक्टर साहब हैं वो एक ऑटो रिक्शा दोबारा से करते हैं और उन्हें एड्रेस दे देते हैं जो रिक्शा चला रहा है ऑटो रिक्शा, और वहां से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही दोनों जने थोड़ी दूर पर जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी दूर जाकर कुछ पुलिस वाले चालान काट रहे थे धड़ाधड़। तो ऑटो रिक्शा वाला अपने ऑटो रिक्शा को दूर ही रोक लेता है थोड़ी दूर और वो कह देता है कि अरे भाई मैं तुम्हें दूसरी जगह से ले जाऊंगा क्योंकि आगे पुलिस वाले हैं और बेमतलब का मेरा चालान काट देंगे और मैंने तो इतना कमाया भी नहीं है। तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों चालान काट देंगे, तुम्हारे पास क्या कोई कागज नहीं है, क्या तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि नहीं साहब, हम गलत करें या सही करें लेकिन ये पुलिस वाले अपना काम करे बिना नहीं मानते हैं। और तभी ऑटो रिक्शा वाला अपना ऑटो को घुमाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर साहब कहते हैं कि रुको, इस ऑटो रिक्शा को मत घुमाओ, अगर ये तुम्हारा चालान काटेंगे तो उन पैसों को मैं दूंगा, लेकिन चलो इसी रास्ते से, मुझे यहीं से जाना है। अब कई बार ऑटो रिक्शा वाला मना करता है लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मानते हैं और ऑटो रिक्शा पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। तो उनमें से एक हवलदार आता है और उस ऑटो रिक्शा वाले को रोक लेता है जैसा कि ऑटो रिक्शा वाले ने कहा था। और वो रोक कर कहता है कि अरे भाई अपने कागज दिखाओ, क्या करते हो क्या नहीं करते, कई तरह के सवाल जवाब करता है। तो ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब मेरे पास तो पूरे कागज हैं। तो वो कहता है कि नहीं इसमें ये कमी है, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी निकाल देते हैं। तभी ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि अरे बाबूजी मुझे जाने दो ना, मेरे पास सब कुछ तो है। लेकिन हवलदार साहब कहते हैं कि तुम्हारा तो चालान कटेगा। ये सब कुछ कलेक्टर साहब बैठे सुन रहे थे लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब ये बात ऑटो रिक्शा वाले के कानों में पड़ती है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वहां पर हवलदार साहब से माफी मांगने लगता है। कहता है कि बाबूजी मुझे तो ये जबरदस्ती यहाँ कर ले आए, वरना मैं तो और जगह कर जा रहा था, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो आप मेरा चालान काट रहे हो। अब बीच में जो कलेक्टर साहब रिक्शे में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि अरे आप तो हवलदार हो, आप कैसे चालान काट सकते हो। तो यहाँ पर जो हवलदार साहब होते हैं वो कहते हैं क्या तू हमें सिखाएगा कि हमें अपना काम कैसे करना है, तू होता कौन है हमें सिखाने वाला। तो तभी वो कहता है कि मैं एक आम जनता हूँ। कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं एक आम जनता हूँ, मेरा भी बोलने का हक है और तुम गलत कर रहे हो तो गलत को गलत ही कहना पड़ेगा, हम यहाँ पर गलत को अच्छा नहीं कह सकते। तो हवलदार साहब कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, अब की बार और बोला तो तुम्हें मैं थाने ले जाऊंगा और वहां पर तुम्हारी मरम्मत करूंगा। अब ये सब कुछ देखकर जो ऑटो रिक्शा वाला होता है वो हवलदार साहब के पैर पकड़ने लगता है और कहता है कि साहब आज छोड़ दीजिए, मैंने तो इतने पैसे कमाए भी नहीं है। तभी हवलदार एक और राह बताते हैं, कहते हैं कि चलो 500 रुपए मुझे दो, तुम्हारा चालान नहीं कटेगा, तुम अपना ऑटो रिक्शा ले जा सकते हो यहाँ से। अब ये बात सुनकर कलेक्टर साहब और भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई एक काम करो, ये 500 रुपए तुम्हें नहीं देगा, हम दोनों ही तुम्हारे साथ चल रहे हैं ऑटो रिक्शा के साथ। और दोस्तों यहाँ पर हवलदार उनको ऑटो रिक्शा समेत पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर तो भाई हवलदार अपनी फुल फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाहर से जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं जैसे ही वो अंदर आते हैं और वहां पर कलेक्टर साहब को बैठा हुआ देखते हैं तो वो देखते ही उनको सल्यूट मारते हैं, क्योंकि जो उस थाने के इंचार्ज थे वो कलेक्टर साहब को जानते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो थाने के इंचार्ज हैं उन्होंने कलेक्टर साहब के साथ अपनी नौकरी की है। अब उनका तबादला हो चुका था, इसी वजह से वो यहाँ पर रह रहे थे। तो जैसे ही सारे हवलदार देखते हैं
कि ये तो इस व्यक्ति को सल्यूट मार रहे हैं जो हमारे थाने के इंचार्ज हैं, तो ये तो वाकई में कोई बड़ी हस्ती है। और यहाँ पर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। अब ये देखकर जो थाने के इंचार्ज हैं वो कहते हैं कि अरे साहब, आप यहाँ पर कैसे हैं, क्या हुआ? तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब है वो कहते हैं कि बस तुम अपना काम ऐसे ही करते हो, तुम्हारे जो थाने के हवलदार हैं वो किसी का चालान कैसे काट सकते हैं, इनको तो अधिकार ही नहीं है किसी का चालान काटने का। तो यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि अरे साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौन चालान काट रहा था? शायद इनको पता नहीं है कि आप एक कलेक्टर हैं, तो इन्होंने तो ये गलत किया है। तभी वो कहता है थाने का इंचार्ज की कोई बात नहीं साहब, इनको माफ कर दो, इनको नहीं पता था कि आप कलेक्टर हैं। लेकिन जो कलेक्टर साहब हैं वो कह देते हैं कि नहीं, अगर मैं इनको माफ करूंगा तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस ऑटो रिक्शा वाले की ऑटो रिक्शा में मैं बैठा हुआ हूं और जो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये व्यक्ति मेहनत मजदूरी कर कर कमाता है, और जाने इन लोगों ने तो कितनों के ऐसे चालान काटे होंगे। अगर इस बात पर मैंने ही एक्शन नहीं लिया तो फिर मेरा कलेक्टर होने का क्या फायदा है। और दोस्तों, यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा वाला था वो घूर घूर कर कलेक्टर साहब की तरफ देखने लगता है और हैरान हो जाता है, और वो थोड़ा सा कांपने लगता है कि अरे साहब, आप तो कलेक्टर हो और मेरे ऑटो रिक्शा में बैठे थे। तभी यहाँ पर कलेक्टर साहब कह देते हैं कि क्यों, कलेक्टर ऑटो रिक्शा में नहीं बैठ सकते क्या? तो यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा वाला होता है कि नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप तो बहुत बड़े हो। और यहाँ पर वो ऑटो रिक्शा वाला भी हाथ जोड़ने लगता है। थाने का जो इंचार्ज होता है उससे कलेक्टर साहब साफ शब्दों में कह देते हैं कि भाई, जो जो लोग मैंने अपनी आंखों से देखे थे, मैं इनका गवाह हूं, मैं उन्हें बिल्कुल भी इस थाने में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन सभी को सस्पेंड किया जाता है, वहां पर नए ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। और दोस्तों, ये थी उन कलेक्टर साहब की कहानी जो शायद अपने काम से बाहर जा रहे थे, लेकिन उनके हाथों से ये अच्छा होना था जो बैठे बिठाए ये अच्छा हो जाता है। और कलेक्टर साहब वहां पर भी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए उन सभी को सबक सिखाते हैं। और जो ऑटो रिक्शा वाला होता है उसे 500 रुपए कलेक्टर साहब अपनी तरफ से देते हैं। तो जब कलेक्टर साहब उसको 500 रुपए दे रहे थे तो ऑटो रिक्शा वाला लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब देते हैं, कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारा ये नुकसान हुआ है, वरना तुम कितना पैसा कमाते, पूरे दिन से तुम मेरे साथ हो, तुमने कुछ भी नहीं कमाया है, तो ये पैसे तो तुम्हें रखने पड़ेंगे। ज्यादा कलेक्टर साहब के कहने से वो ऑटो रिक्शा वाला उन पैसों को रख लेता है। और दोस्तों, इस कहानी की अंत हो जाता है। जाकर कलेक्टर साहब अपने पिता को सारी बातें बताते हैं तो एक पिता अपनी मूंछों में ताव मारते हुए कहता है कि ईमानदारी वाकई में बहुत अच्छी चीज है, जब महसूस करते हैं तो अपने अंदर बहुत गर्व होता है। तो दोस्तों, ये गर्व आप भी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। कलेक्टर साहब की तरह नेक और ईमानदार बनिए और ऐसे ही अपने फर्जों को निभाइए, तो शायद हमारे देश और कानून को बदलने में वक्त नहीं लगेगा और शायद हमारा देश नंबर 1 पर होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।